अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 का लेक्चर नंबर 13, 14 और 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मगर आपने इसको कंप्लीट देखना है। तो लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 13 हमारे पास क्या है, असेसिंग द टेक्स्ट। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फैक्ट्स और ओपिनियंस के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। उनको डिफरेंट वे से यहाँ पे देखेंगे कि उनको कैसे हमने यूज़ करना है और उनमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद सीक्वेंस जो है साइंटिफिक टेक्स्ट में, वो सब चीज़ें जो हैं इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि डिस्टिंग्विश फैक्ट्स फ्राम ओपिनियंस, के फैक्ट्स और जो है ओपिनियंस में उनमें फ़र्क क्या है, या फिर ओपिनियन से हम फैक्ट्स को कैसे अलग कर सकते हैं या उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि फ़ैक्ट्स और ओपिनियंस होते क्या हैं। तो 11 या 12 लेक्चर में हमने ये पढ़ा था फैक्ट्स और ओपिनियंस के बारे में। फ़ैक्ट्स क्या होते हैं, जो रियलिटी बेस पे होते हैं, मतलब जो हकीकत होती है उसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट्स कहते हैं। और ओपिनियन क्या होता है कि जो हमारा नज़रिया होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हम अपने अल्फाज में किसी चीज़ को बयान करते हैं या हम अपने लिहाज से एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ओपिनियन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है पॉलिटिकल स्पीच, एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़पेपर में जो है एडिटोरियल्स वगैरह दिए जाते हैं। तो ऐसा मटेरियल जो है, इससे आप लोग इनको जो है रीड करके और सुन के जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें फैक्ट्स क्या हैं और ओपिनियंस क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई जो है ऑथर या राइटर जो है वो कोई स्टोरी लिखता है या कोई पोइम लिखता है, तो उसके बारे में हमें एक सेंटेंस दिया जाता है कि ये पोइम इस राइटर की है। तो अब आप ये कंफर्म कह सकते हैं कि हाँ, ये पोइम जो है ये इस राइटर की है। तो ये क्या है, ये एक फैक्ट है। इसके अलावा अगर एक दूसरी तरफ एक जो है कोई पॉलिटिकल जो है पर्सन जो है वो स्पीच करता है और वो क्या कहता है, उसमें अपने अल्फाज जो है वो एक्सप्लेन करता है, ख़ुद से कुछ ना कुछ आपको जो है उसमें कहता है, तो वो क्या होगा, एक ओपिनियन होगा जो पॉलिटिकल जो पर्सन है वो आपको उसमें कह रहा है। तो मतलब वो आपका एक फैक्ट नहीं होगा बल्कि ओपिनियन होगा। और जो रियलिटी या हकीकत हो, जो प्रूव की जा सके चीज़, उसको क्या कहेंगे, फैक्ट कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी दी गई है और एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज़ अ फैक्ट। तो फैक्ट क्या होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर हमें प्रूव करने का कहा जाए तो हम उसको के लिए एविडेंस वगैरह जो है वो कलेक्ट करके उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये फैक्ट जो है ये करेक्ट है और ये प्रूव हो सकता है। उसके बाद ओपिनियन क्या होता है कि ओपिनियन जो है उसको हम जो है प्रैक्टिकली उसको प्रूव नहीं कर सकते, वो बस एक नज़रिया ख्याल होता है जो हम पेश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि लाहौर म्यूज़ियम जो है वो ओल्डेस्ट म्यूज़ियम है पाकिस्तान में। तो ये आप लोग जो है हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं कि जो ओल्डेस्ट है म्यूज़ियम वो कौन सा है। तो आपके पास ये फैक्ट है, मतलब आप इसको प्रूव कर सकते हो और जो है एविडेंस इसका जो है वो दे सकते हो। उसके बाद नीचे जो है ओपिनियन की बात की गई है। ओपिनियन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ऑब्जेक्टिकली जो है उसको प्रूव नहीं किया जा सकता है कि ये जो है ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि यहाँ पे मैं इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। तो ये बिल्डिंग है, ये बहुत जो है खूबसूरत है, लाहौर में पाई जाती है, मतलब ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। तो अब हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये बिल्डिंग वाकई बहुत खूबसूरत है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत कोई और बिल्डिंग वहाँ पे हो या किसी और जगह पे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग हो। तो हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते कि वाकई ये बिल्डिंग जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हो सकता है हमें ये खूबसूरत लग रही हो लेकिन किसी और को ये बिल्डिंग जो है इतनी खूबसूरत ना लगे। इसलिए ये क्या होगा कि नज़रिया ख्याल होगा, एक ओपिनियन होगा उसके हवाले से। तो ये फैक्ट नहीं हो सकता, मतलब ये हर इंसान जो है इसको एग्री नहीं कर सकता और प्रूव नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये एक ओपिनियन है। और ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैक्ट्स और ओपिनियन जो है इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। और इसमें जो मैं आपको आज लेक्चर करवाऊंगी, इसमें दो लेक्चर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आपने इसको लाजमी तौर पे अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये इसके जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं ये आपको वहाँ पे एमसीक्यूज़ में दिए जाते हैं। ग्रैंड क्विज़ भी आप लोगों का करीब है, तो आप लोग फैक्ट्स और ओपिनियन वाले टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और अपने कॉन्सेप्ट जो हैं उनको क्लियर कर लीजिएगा। तो आई होप कि अब तक तो आपको फैक्ट्स और ओपिनियन में डिफरेंस पता चल गया होगा कि फ़ैक्ट्स क्या होते हैं और ओपिनियन क्या होते हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना भी आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कहा है कि अंडरस्टैंड करें अबाउट फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, उनको स्टेटमेंट्स को रीड करना और डिसाइड करना है कि इनमें कौन सा फैक्ट्स है और कौन सा ओपिनियन है। जैसे कि फ़र्स्ट में क्या कहा गया कि माई ब्रदर असलम इज़ वेरी हैंडसम। अब हो सकता है कि मतलब उसे लग रहा हो कि मेरा भाई बहुत हैंडसम है, लेकिन अब कोई दूसरा पर्सन जो है अगर उसका भाई देखता है वो कहता है कि इसका भाई तो इतना हैंडसम नहीं है। तो ये सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, अपना अपना नजरिया ख्याल होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ओपिनियन होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टिचेस डू नॉट हाइड हेड्स इन द सैंड। तो वहाँ पे क्या गया कि जो है स्टिचेस क्या होते हैं, ये अपना सर जो है ये नहीं छुपाते रेत में, मतलब सैंड में।
तो ये क्या है, ये एक फैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम जो है प्रूव कर सकते हैं और वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि वो जो है अपना सच छुपाते हैं या नहीं छुपाते, और इसको प्रूव कर सकते हैं एविडेंस के तौर पे। बाकी जो है स्टेटमेंट जिनको हम एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं वो क्या होंगी, फैक्ट्स होंगे, और जिनको नहीं प्रूव कर सकते वो क्या है, ओपिनियन होंगे। उसके बाद नीचे उन्होंने कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं फैक्ट्स और ओपिनियन के लिहाज से। पहला क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कैन पॉसिबली बी अनट्रू, कि जो फैक्ट की जो स्टेटमेंट होती है हो सकता है कि वो अनट्रू हो, मतलब ट्रू ना हो। मतलब फैक्ट तो हो लेकिन वो ट्रू ना हो। मतलब हो सकता है किसी ने कहा है कि ये जो है पोइम फ़लाँ राइटर ने लिखी है, लेकिन हो सकता है वही पोइम किसी और राइटर ने लिखी हो। मतलब फैक्ट तो है, मतलब लेकिन वो हो सकता है कि वो ट्रू ना हो। उसके बाद ओपिनियन में भी मास्क एज फैक्ट्स, कि जो ओपिनियन है उनको हम फैक्ट्स भी कह सकते हैं। कैसे? कि अगर एक बंदा अपना ओपिनियन दे रहा है तो वो उस फैक्ट्स को ही अपने अल्फाज में बयान कर रहा है, मतलब अपना ओपिनियन दे रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये फैक्ट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद है वैल्यू वर्ड्स ऑफ्टन रिप्रेजेंट ओपिनियंस, के जो कुछ वैल्यू वर्ड्स जो हैं वो अक्सर क्या करते हैं, ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे गुड दिया गया है, बैड, ग्रेट, बेस्ट, रोस्ट, ट्राइबल, ये ऐसे वर्ड्स जो हैं ये ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि मच ऑफ व्हाट वी रीड एंड हेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, कि मोस्टली जो हम पढ़ते हैं और सुनते हैं वो जो है मिक्सचर हो सकता है फैक्ट्स और ओपिनियंस का। तो हमें कंफर्म नहीं हो सकता कि इसमें फैक्ट कौन सा ओपिनियन कौन सा है। अगर हो भी जाए तो हो सकता है वो मिक्स हो, मतलब उसमें ओपिनियन भी हो और फैक्ट भी हो। तो इन स्टेटमेंट्स को आपने लाजमी तौर पर अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके बाद फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियंस देख लेते हैं। इसमें उन्होंने हमें जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें कहा है कि आप डिसाइड करें कि इनमें कौन से फैक्ट्स हैं और कौन से ओपिनियंस हैं। तो वही आपने चीज़ माइंड में रखनी है, जो प्रूव हो सके वो क्या है, वो फैक्ट है, और जो प्रूव नहीं हो सकती या कोई नज़रिया ख्याल है वो क्या है, ओपिनियन होगा। जैसे कि फर्स्ट है कि एडगर अलन पॉय इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ हॉरर स्टोरीज़ इन द वर्ल्ड। तो हम हिस्ट्री में इसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो राइटर है ये हॉरर स्टोरीज़ लिखता था, मतलब ये ग्रेटेस्ट राइटर है या नहीं हॉरर स्टोरीज़ लिखने में। तो ये क्या होगा, एक फैक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे बाकी भी आपने इसी तरह देख लेने हैं कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें सीक्वेंस दी हुई है। सीक्वेंस में बताया हुआ है कि जो है सेंटेंसेस और इवेंट्स वगैरह जो होते हैं वो मार्कर के तौर पर हम यूज़ भी कर सकते हैं। और ये हमने लेसन नंबर 11 में पढ़ा भी था, मार्कर्स का कैसे यूज़ करते हैं। और वहाँ पे उन्होंने आगे भी हमें दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे टेबल नंबर 1 में है टाइम रिलेटर्स। फर्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव अर्लियर अगर हमारे पास आता है, मतलब अगर किसी चीज़ को हमने जल्दी के तौर पर शो करना है, पहले के लिए शो करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अर्लियर। और अगर हमने बाद के लिए तो प्रीसीडिंग। इसी तरह फार्मर और प्रीवियस, इसी तरह ये वर्ड्स जो है हमने टाइम रिलेटर्स के लिए यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो है ये देख लीजिएगा और उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि टाइम रिलेटर्स क्या होते हैं और ये वर्ड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं और इनके मतलब ये कौन से वर्ड्स हैं, एग्जांपल के तौर पे वो आपसे पूछ सकता है। तो ये वर्ड्स आप लोग याद कर लीजिएगा। और नीचे एग्जांपल्स भी दी गई हैं। और उसके बाद टेबल 2 दिया गया, उसमें भी टाइम रिलेटर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे एडवर्बियल के लिए आंसर दिए गए हैं। पहले कौन से हैं कि कॉन्टेम्प्रेरी, और दूसरे कौन से हैं, सिमुलटेनियस। तो जो पहले हैं उसमें क्या है, प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट की बात की जा रही है। एट दिस पॉइंट, पॉइंट किसी पॉइंट की तरफ इशारा करना हो तो भी यूज़ किए जा रहे हैं, नाउ और टुडे। तो यहाँ पे आप लोग दोनों में डिफरेंस रखिएगा कि कौन से वर्ड्स जो हैं ये कॉन्टेम्प्रेरी में यूज़ हो रहे हैं और कौन से सिमुलटेनियस में यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो है हमें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और नीचे अगेन वर्ड्स दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव और एडवर्बियल्स में कौन से हैं। तो ये वर्ड्स आपने सारे जो हैं इनको प्रिपेयर कर लेना है और ये भी याद रखना है कि कौन से ऑब्जेक्टिव में और कौन से एडवर्बियल्स में। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक सैम्पल पैराग्राफ दिया गया। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि मतलब यहाँ पे उन्होंने जो है कुछ वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं, बोल्ड किए हुए हैं। अब ये क्या हैं, ये हमारे पास हैं टाइम रिलेटर्स हैं। जो वर्ड्स हमने ऊपर रीड किए थे वो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद नीचे एक्सरसाइज दी गई है, उसमें भी हमने क्या करना है, टाइम रिलेटेड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तो इसलिए यहाँ पे आपको वो जो ऊपर वर्ड्स दिए गए उनको रीड करना पड़ेगा और उनको याद करना पड़ेगा। जब उन वर्ड्स को याद कर लेंगे तो आप इजीली यहाँ से वो वर्ड्स जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मोर देन है, बिफोर दिया गया है, इसी तरह ये वर्ड्स जो है यहाँ पे आपने देख लेने हैं, सिंस दैट टाइम, और यहाँ पे और भी ड्यूरिंग, यहाँ पे ऐसे वर्ड सारे दिए गए हैं, आपने इनको देख लेना है और अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, उसमें क्या कहा है, उसमें भी उन्होंने मेरे टाइम रिलेटर्स अंडरलाइन करने के लिए कहा है। और ये जो है वो ऊपर एक्सरसाइज दी गई थी, ये उसका सल्यूशन है, मतलब उसके आंसर लगे हुए हैं। तो आपने यहाँ पे जो है उसको पहले खुद ट्राई करनी है सॉल्व करने की, फिर उसके बाद मैच करना है कि क्या आपके जो आपने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स वो ही आंसर हैं यहाँ पे, यहाँ पे नहीं मेंशन किए गए। तो यहाँ पे सारे जो हैं वर्ड्स मेंशन किए गए हैं, फिर आप मैच कर लीजिएगा और अगर नहीं है तो भी वो वर्ड्स आप देख लीजिएगा जो आपने स्किप किए होंगे।
तो 13 लेक्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेक्चर नंबर 14 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 14 किस लिहाज से है, असेसिंग टेक्स्ट, तो ये भी उसी का ही पार्ट है। इसमें भी क्या करना है, इसमें हमने जो है देखना है कि राइटर जो है हमें क्या कहना चाह रहा है, किस कैरेक्टर के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहा है। मतलब हमने डिटेल में पढ़ना है कि राइटर्स का और कैरेक्टर्स का क्या कनेक्शन है, जो कैरेक्टर्स हैं उनको क्या रोल दिया जाता है, वो कैसे मतलब काम करते हैं एक पैराग्राफ और पैसेज वगैरह में। तो यहाँ पे पहला क्या दिया गया है कि कैरेक्टर्स के बारे में दिया गया है। उनके कैरेक्टर्स क्या करते हैं, एक्शन जो है उनको शो करते हैं, जो मतलब वहाँ पे किरदार के क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई गुस्सा कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या कोई उनका अंदाज़ है, वो सारे वहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद सेकंड है कि एक्चुअल वर्ड जो हैं वो डायरेक्ट जो है कैरेक्टर्स को जो है पुट कर दिए जाते हैं। मतलब एक होता है कि मतलब किसी वे से जो है कैरेक्टर को जो है वर्ड्स जो हैं असाइन किए जाते हैं कि भाई कैरेक्टर ये कर रहा है वो कर रहा है किसी। और यहाँ पे दूसरा क्या है कि एक्चुअल डायरेक्ट जो है कर दिया जाता है कि जो कैरेक्टर है वो ये मतलब ये कर रहा है, ये कर रहा है, डायरेक्ट उसको कह दिया जाता है। थर्ड भी है कि यूजिंग डायरेक्ट स्टेटमेंट्स के थ्रू। उसके बाद 4 नंबर पे है मेकिंग कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। कंपैरिजन के मतलब जो है कैरेक्टर्स का कंपेयर करवा देते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ, इसमें कंपेयर किया जाता है। और उसके बाद जो है एसोसिएशन मतलब ताल्लुकात की, उसका दूसरे के साथ क्या ताल्लुकात है, क्या ताल्लुक़ है, यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो ये सारे जो हैं हम जो पॉइंट्स हैं 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्शन। एक्शन क्या होता है कि राइटर जो है कोई इसमें जो है वो स्टोरी ऐसे लिखता है कि जो कैरेक्टर उसमें यूज़ हो रहा है वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है वो किसी के साथ जो है कोई मतलब बिहेव कर रहा हो सकता है वो किसी पे गुस्सा हो रहा है, किसी के साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कोई भी काम कर रहा है, उसके जो कैरेक्टर है ना उसमें जो यूज़ हो रहा है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसका एक्शन होगा। यहाँ पे उन्होंने एक पैसेज दिया हुआ पैराग्राफ में, उन्होंने क्या बताया कि अपने सिस्टर के बारे में बताया हुआ है क्योंकि वो ब्रेड एंड बटर जो है वो कट करती है, मतलब किस स्टाइल से करती है और वो उसका अंदाज़ क्या होता है वो सारा इसमें बताया गया है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पीच है हमारे पास। अब स्पीच में क्या होता है कि हम बोलना मतलब कैरेक्टर जो है वो क्या कह रहा है, उसमें था कि एक्शन मतलब वो कर क्या रहा है, और यहाँ पे है कि वो मतलब बोलेगा, जो मतलब वो बोल रहा है, जो वर्ड्स यूज़ कर रहा है स्पीच में ये वर्ड्स आते हैं, मतलब ये चीज़ नोट की जाती है। अब यहाँ के क्या है कि राइटर क्या करता है, इंडिकेट करता है कैरेक्टर को, कुछ वर्ड्स इंडिकेट करता है, वो मतलब जो कैरेक्टर है वो जो बोल रहा है, कुछ वर्ड्स जो यूज़ कर रहा है वो क्या होंगे, यहाँ पे स्पीच होंगे। अब वो जो है वो एक हो सकता है मुकालमा उनके दरमियान हो सकता है, उसके बाद वो कोई पैसेज में भी आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, और उसके बाद 1 बाय 1 मतलब आपस में जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो स्पीच के जो कई तरीके हो सकते हैं, इसलिए स्पीच क्या मतलब वो कैसे बोल रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, तो वो जब बोल रहे हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। तो कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट उसके वेज़ हैं, वो एक्शन भी कर सकता है और स्पीच भी कर सकता है, मतलब बोल भी सकता है और सिर्फ एक्शन भी कर सकता है। जैसे ऊपर उन्होंने सिर्फ बताया था अपनी सिस्टर के बारे में कि सिस्टर ये करती है वो करती है, उसका बिहेवियर ये, लेकिन ये नहीं बताया था वो बोल कैसे रही है, मतलब उसने वो मतलब वो खुद नहीं बोल रही, सिर्फ उसका बताया गया था कि उसका एक्शन क्या है। अब यहाँ पे स्पीच थी, स्पीच में क्या था कि ये जो कैरेक्टर्स थे ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, जो ऊपर आपको दिया गया है, तो इसमें वो दोनों बात कर रहे हैं, मतलब आपस में खुद बोल रहे हैं और उनके जो है जो वर्ड्स हैं वो इंडिकेट हो रहे हैं। और उसके बाद थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें भी यही आप कह सकते हैं कि बजाय कि कुछ और शो करवाया जाए या किसी वे में मतलब कैरेक्टर को कोई ना कोई रोल दिया जाए, मतलब इसमें ये नहीं किया कि उसका जैसे एक्शन है कि उसमें बताया गया है, और उसके बाद स्पीच में था कि वो बात कर रहे थे, उनकी बातें मतलब वो नोट की जा रही थी, स्पीच में आ रही थी, और यहाँ पे कि उनके डायरेक्ट उसके बारे में बताया गया। जैसे यहाँ पे एक जो है वूमेन उसके बारे में बताया गया है कि वो रिमार्केबल जो है वो पर्सन है, उसके बाद उसके बारे में बताया गया वो उसके पेरेंट्स कैसी है, वो मतलब कैसा बिहेव करती है, वो सारी चीज़ें इसमें उन्होंने बताई हुई हैं, सारा उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये किस में आता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में आता है। इसमें कोई वे नहीं यूज़ किया जाता बल्कि डायरेक्टली जो है शो किया जाता है और अलाउ किया जाता है उस चीज़ को। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारे पास। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजंस एंड एसोसिएशंस। तो कंपैरिजन क्या होता है कि दो चीज़ों को कंपेयर करना, कि यहाँ पे राइटर जो है वो क्या करता है कैरेक्टर्स को कंपेयर करवा देता है, और उसके बाद क्या होता है कि एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में जो है वो कनेक्ट करवा देता है, मतलब दो चीज़ों को आपस में जो है उनको कनेक्शन जो है वो जोड़ता है, उनको जो है ताल्लुक़ जो है वो जोड़ता है। और कंपैरिजन में क्या होता है कि हो सकता है वो दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हो कि अगर ये चीज़ वाइट है तो दूसरी जो है वो ब्लैक है। एसोसिएशन में क्या हो सकता है कि वो कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई भी ऐसा पैसेज जो है वो सिलेक्ट कर सकता है जिसमें वो दोनों को मिला रहा हो। तो इसके लिए आपने ये सारे जो हैं यहाँ पे पैराग्राफ दिए गए हैं, आपने इनको रीड कर लेना है। मैं यहाँ पे इसलिए रीड नहीं कर रही क्योंकि इससे वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी।
तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि एसोसिएशन ऑफ द कैरेक्टर विद वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और एक्शन बाय विच द कैन बी इजीली एंड क्विकली आइडेंटिफाइड। अब यहाँ पे भी क्या किया गया, कैरेक्टर के जो एसोसिएशन है मतलब ताल्लुक है किसी दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू या किसी दूसरे एक्शन के साथ, वो कैसे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो उसके लिए भी जो है ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं और ऐसे सेंटेंसेस वगैरह यूज़ किए जाते हैं जिससे कैरेक्टर के साथ जो है एसोसिएट किया जा सके चीज़ों को, और वहाँ पे पॉइंट्स वगैरह जो भी मतलब पैराग्राफ में बयान किया जा रहा है उसको एसोसिएट किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 पॉइंट में क्या है, चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि ऐसे वर्ड्स जो हैं सेलेक्ट किए जाते हैं और ऐसे जो है पर्टिकुलर फीचर्स डिटेल जो है सेलेक्ट की जाती है कि जो कैरेक्टर है उसके बारे में इजीली जो है उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जा सके। तो इन चीज़ों को आपने समझ लेना है और यहाँ पे जो है पैराग्राफ दिए गए उनको लाजमी रीड कर लेना है, इससे जो है आपकी बेटर प्रिपरेशन हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने जो वर्ड्स हमें बताए हैं यहाँ पे कि आप कौन से वर्ड्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिससे मतलब ऐसे आप एग्जांपल के तौर पर डिटेल से उनको जो है एक्सप्लेन कर सको। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल्स ऑफ, इस तरह ये जो वर्ड्स सारे दिए हुए हैं ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं, ये उनके जो कैरेक्टर्स को जो है चॉइस करने के लिए, मतलब अगर किसी कैरेक्टर के बारे में बताना चाह रहे हों तो आपने कौन से वर्ड यूज़ करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब आप डायरेक्ट नहीं कह रहे, आप फॉर एग्जांपल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल्स ऑफ के मतलब एग्जांपल के तौर पर उसको यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं। मतलब आप कोई बात कर रहे हो अचानक से ये मतलब उसके बताना शुरू कर दें कैरेक्टर ये है, कैरेक्टर वो है, बल्कि आप वहाँ पे दरमियान में वर्ड यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, मतलब ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हो बल्कि डायरेक्ट नहीं बता रहे। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने सैम्पल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें कुछ वर्ड्स उन्होंने इटैलिक फॉर्म में किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट में दैट इज़, उसके बाद सेकंड में सच एज़, तो मतलब वहाँ पीछे से वो बात करता आ रहा है, उसके बाद उसने कहा सच एज़, जैसा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरह मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसने बताया कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हैं वो ये कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे उसने साथ में सच एज़, जैसा कि उसने आगे बता दिया कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मतलब वो डायरेक्ट नहीं कर रहा, मतलब कि उसको बताना शुरू कर दे, बल्कि वो एक वर्ड यूज़ कर रहा है, उसके थ्रू बता रहा है कि ये हो सकता है। तो आपने इस तरह ये एग्जांपल्स भी देख लेनी है। और इस लेक्चर में मेन चीज़ें बस समझने वाली थी कि कैरेक्टर्स का क्या क्या रोल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसके एक्शन हो सकता है, वॉइस हो सकती है, आगे ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मैंने ऊपर जो है एक्सप्लेन की हैं। बस ये इसमें समझने वाली बात थी कि इनके क्या क्या रोल हो सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं। उसके बाद ये वर्ड्स जो हैं ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर में ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें बस वो वर्ड्स आप याद कर सकते हैं कि उसमें कौन से वर्ड्स हैं जो इसके कैरेक्टर के लिए यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद 15 लेक्चर की तरफ चलते हैं। 15 लेक्चर में जो आपके पास मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करूँगी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए आप उसको लाजमी तौर पर प्रिपेयर कीजिएगा। और यहाँ स्टार्ट में क्या दिया गया, स्टार्ट में क्या है कि इंटरप्रेटिंग विजुअल डाटा, कि आप विजुअल डाटा को कैसे एक्सप्लेन करते हो, कैसे समझते हो, जो हमें ग्राफ्स के फॉर्म में फिगर्स वगैरह शो करवाई जाती हैं उनको कैसे समझते हो और कैसे एक्सप्लेन करते हो। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है कि आप जो है कम्युनिकेशन कैसे करते हो विजुअली, और उसके बाद ग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम, टेबल, मैप्स को कैसे यूज़ करना है, इन सब चीज़ों का यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे उन्होंने क्या बताया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना लेंथी लेक्चर, फॉर एग्जांपल अगर 1 घंटे का लेक्चर होता है तो वो उसको समझ नहीं पाते। उसमें से मतलब रेशो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू उन्होंने मेंशन किया है कि 75% जो स्टूडेंट्स हैं वो भूल जाते हैं। उसके बाद 15% स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब इसको याद नहीं रहता, 70 to 85% ये। और यहाँ पर उन्होंने सारी रेशो दिखाई हुई है, तो वहाँ पर उन्होंने ऊपर भी ग्राफ में भी, वो पैराग्राफ में भी शो करवाया और नीचे जो है वो ग्राफ में भी शो करवा दिया है। और यहाँ पे अब नीचे इसकी तरफ चलते हैं। टेबल्स की बात की गई, पहले पैराग्राफ्स की बात होगी, ग्राफ्स की बात होगी है कि ग्राफ्स में क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या बात की गई है, टेबल्स की गई है कि टेबल्स में कैसे होता है। अब टेबल्स में क्या होता है कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि रीड द टाइटल ऑफ द फर्स्ट टेबल फर्स्ट, कि पहले टेबल का टाइटल पढ़ें, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि टेबल में क्या जो है इंफॉर्मेशन शो की जा रही है। उसके बाद क्या करें कि फुट नोट जो है आपको वहाँ पे हेडिंग वगैरह दी गई है उस पर फोकस करें, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जा रही है उस पर फोकस करें। उसके बाद आपको यहाँ बताया गया कि आप सोचें कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई ये रिलायबल है या नहीं। उसके लिए क्या कि आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब टेबल में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको देखना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे हेडिंग के कह रहे हैं कि हर कॉलम में जो हेडिंग दी गई है उसको समझें। तो यहाँ पे कहा गया कि मतलब उन्होंने टेबल का बताया कि टेबल में आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हो, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और उसके बाद नीचे उन्होंने एक टेबल शो किया हुआ है और उसमें उन्होंने कुछ जो है आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि इनमें ट्रू फॉल्स कौन से हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। तो ऊपर उन्होंने एक जो है आपको ये जो पिक है उसमें टेबल शो किया हुआ है, तो आपने उससे देख के यहाँ पे इनको भी फिल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि ग्राफ्स में क्या होता है। ग्राफ्स में जो है शो किया जाता है इन्फॉर्मेशन को ग्राफिकली शो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मोस्टली 2 चीज़ों का रिलेशन होता है।
जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हो ना कि एक्स वाई, अब यहाँ पे एक एक्स एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है, तो दो चीज़ें जो है एक्सप्लेन की जाती हैं। जैसे वेलोसिटी में है डिस्टेंस और जो है टाइम उसको शो किया जाता है। इसी तरह मतलब डिफरेंट जो है चीज़ें वहाँ पे शो की जाती हैं और उनको आपने एक्यूरेटली जो है समझना होता है और फोकस करना होता है कि ये वर्टिकली है कौन सी चीज़ बताई जा रही है और हॉरिजॉन्टली कौन सी बताई जा रही है। और यहाँ पे आपने इस पैराग्राफ को जो है वहाँ पे देखना है, उसके लिहाज से यहाँ पे आपने बताना है कि इसमें से ट्रू कौन से हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। जो वर्टिकल होती है वो आपकी वाई एक्सिस पे होती है और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो आपकी एक्स एक्सिस पे होती है। इस तरह यहाँ पे बाकी जो है स्टेटमेंट्स भी दी गई हैं, वो आप उस पैराग्राफ को देख के इसको जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में आपको वो आंसर भी दिए गए हैं। उसके बाद नीचे है बार ग्राफ। बार ग्राफ का ये सेम जो है लाइन ग्राफ की तरह होता है जैसे ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बट उसमें जो है वो एक रो की फॉर्म में शो किया जाता है, लेकिन इसमें जो है वो एक एक्सिस की फॉर्म में आप कह सकते हैं कि इनको शो किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको इस पिक में नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मैप रीडिंग दी हुई है कि आपको मैप अगर दिया जाता तो आपने उसको कैसे रीड करना है। और यहाँ पे आगे उन्होंने मतलब यहाँ पे डिटेल्स जो है वहाँ पे कंट्रीज़ सिटीज़ के नेम जो है वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ मतलब उसकी जो है वो सिचुएशन कहाँ पे वो पाया जा रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। और मतलब आपने कैसे यहाँ इनको रीड करना है और समझना है, ये यहाँ पे उन्होंने ग्राफिकली मतलब एक मैप सा भी शो कर दिया है और नीचे जो है उसकी मतलब वो क्वेश्चन से बना के भी आपको दिखा दिए हैं। तो ये चीज़ें बस समझने की हैं। मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इसमें मेन चीज़ें कौन सी करने वाली हैं 15 लेक्चर में। तो 15 लेक्चर में मेन चीज़ करने वाली कौन सी है, यहाँ पे सबसे पहले जो मेन चीज़ करने वाली है वो क्या है, मेकिंग कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करना है, उसके बाद फॉर्मेशन। फॉर्मेशन होता है कि वर्ड्स को कैसे आप लोग कंबाइन करते हो, मतलब वर्ड्स को कैसे ये फॉर्म कैसे किया जाता है। और ये हमने पीछे भी एक लेक्चर में पढ़ा था, अब लेक्चर नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन पीछे आपने शायद 9-10 लेक्चर में उन्हीं लेक्चर्स में से कहीं पढ़ा था आपने वर्ड फॉर्मेशन का। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि वर्ड्स के एंड पे आपने ER और EST ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। एक मैंने आपको पहले बताया था ओपिनियन और फैक्ट्स वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो आपसे पूछ सकता है एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव की डिग्री फर्स्ट डिग्री मतलब सेकंड और थर्ड डिग्री जो है यहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है। ये आप लोगों ने मतलब ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। जैसे फर्स्ट है कि न्यू, आगे उसका कंपैरेटिव कौन सा होगा, न्यूअर होगा, और सुपरलेटिव कौन सा होगा, न्यूएस्ट होगा। इसी तरह ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट होगा। इसी तरह बिग का बिगर, बिगेस्ट। और एडवर्ब जो हैं उसमें जो है इनकी कौन कौन सी जो है डिग्री होगी, एब्सोल्यूट में कौन सी होगी, सून का सूनर, सूनेस्ट। उसके बाद लेट है तो लेटर, लेटेस्ट। तो यहाँ पे आपने जो है ये एग्जांपल्स भी देख लेनी है और लाजमी तौर पर इनको प्रिपेयर कर लेना है। और मोस्टली जो है डिग्री के लिए कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, सेकंड के लिए ER और थर्ड के लिए EREST। उसके बाद मोस्ट एंड मोर का भी यूज़ होता है यहाँ पे, तो उसमें भी आपने देख लेना। जैसे एडजेक्टिव में दिए गया इंटरेस्टिंग, आगे कंपैरेटिव कौन सा है जिसमें मोर आता है, कंपैरेटिव कौन सा होता है जिसमें मोर आता है, मोर इंटरेस्टिंग। और सुपरलेटिव में कौन सा आ रहा है, मोस्ट इंटरेस्टिंग। इसी तरह कन्वीनियंट है तो मोर कन्वीनियंट एंड मोस्ट कन्वीनियंट। तो आपने इन वर्ड्स पे जो है वो फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, वर्ड्स विद टू सिलेबल्स। यहाँ पे मतलब उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको एंड पे आपने अगर वाई आता है तो कैसे करना है, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। मतलब कंपैरेटिव में ER लगा देना है और लास्ट पे EST लगा देना है। इसी तरह फ़नी है तो फ़नियर, फ़नीएस्ट। इसी तरह अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। तो इन वर्ड्स को भी आपने यहाँ पे लाजमी तौर पर लीड कर लेना। अगर LY आता है तो भी ER आएगा और लास्ट पे EST आएगा। और उसी तरह अगर OW आता है लास्ट पे तो आपने ER लगा के और सुपरलेटिव में EST लगा देना है। बाकी भी LE के लिए भी क्या यूज़ होता है, ER अगर आता है लास्ट पे। तो ये वर्ड्स आपने यहाँ पे सारे जो हैं ये देख लेने हैं। उसके बाद नीचे भी उन्होंने यही एग्जांपल्स दी हुई हैं टू सिलेबल्स वर्ड्स के लिए, तो ये सारे आपने यहाँ पे इनको याद कर लेना और लाजमी तौर पर कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके ग्रैंड क्विज़ के लिए। बाकी जो क्विज़ वगैरह होते हैं फाइनल टर्म में जो MCQs आते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद इक्विलेंस दिया गया। इक्विलेंस में कि जो वर्ड्स हम इक्विलेंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे दो चीज़ों को बराबरी शो करने के लिए, इक्वालिटी शो करने के लिए हम वर्ड्स को जो है यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे है कि एज मनी, एज, इक्वल टू, इज़, लाइक, सिमिलरली, ऑल, बहुत, लाइक, ऐसे वर्ड जो हैं यूज़ करते हैं। ये क्या है हमारे पास, इक्वालिटी को शो करने के लिए, इक्विलेंस को शो करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। एग्जाम्पल्स में भी वो वर्ड जो हैं वो बोल्ड किए हुए हैं और मैंशन किए हुए हैं कि ये वर्ड्स किस लिए यूज़ होते हैं। ये वर्ड जो हैं इक्विलेंस को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद कौन सा सुपरलेटिव फॉर्म है, कि सुपरलेटिव फॉर्म कौन सी होती है, ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जिसमें EST लगाएंगे वो वर्ड कौन से होंगे, सुपरलेटिव होंगी। तो सुपरलेटिव फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें वर्ड्स के एंड पे हम EST लगाते हैं। और जैसे मोस्ट और लीस्ट जो है ये वर्ड्स भी सुपरलेटिव फॉर्म में आते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंस का दिया गया है। नॉन इक्विवेलेंस में जिसमें जो बराबरी नहीं होती, मतलब इक्वलिटी नहीं होती, तो वहाँ पे जो है मतलब जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन शो किया गया है, नॉट एज मच, इस तरह नेदर नॉर अनइक्वली, इसी तरह ये वर्ड्स किस में यूज़ होते हैं, नॉन इक्विवेलेंस में, मतलब जहाँ पे बराबरी नहीं होती वहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। और इस तरह इनकी भी एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई हैं, आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। और उनके यहाँ पे आपको आंसर भी दिए गए हैं, आप लोग पहले खुद ट्राई करें, फिर जब अगर आपसे नहीं होता तो आप आंसर्स जो हैं उनको देख के भी उनकी हेल्प ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लंबा सा पैसेज दिया गया है, उसमें पॉइंट्स बने, मतलब एक पहला जो है पैराग्राफ बना है, सेकंड उसमें सारे जो है पैराग्राफ दिए गए हैं, आपने इनको रीड कर लेना। और इनमें जो आपसे अगर पूछ रहा है कि आप यहाँ पे बताएं कि इसमें सुपरलेटिव फॉर्म कौन सी बन रही है, इसी तरह और जो मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहा है, वो आपने यहाँ पे आंसर कर देना है। जैसे यहाँ पे वो आपसे क्या पूछ रहा है कि सेंटेंस को कंप्लीट करें और पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर ईच दैट कैन बी कंपैरिजन, के जो कंपैरिजन को शो कर रहा है उन वर्ड्स को आप कंप्लीट करें। और यहाँ पे आपने जो है उनको अंडरलाइन करना और कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे उन्होंने जो है कुछ वर्ड्स आपको हिंट के तौर पर दे भी दिए हैं और नीचे आंसर भी दे दिए हैं कि इनके वर्ड्स जो हैं ये वर्ड्स किस लिए यूज़ होंगे। तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने उस जो है पैसेज दिया गया उसको अच्छे से पढ़ लेना है, सारे जो हैं हर 2-3 बार एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा सारे पैराग्राफ जो दिए गए हैं। और उसके बाद ये जो आपको उन्होंने दिया हुआ है इसमें सुपरलेटिव सेंटेंसेस जो है आपने लगाने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ जो है बॉक्स खाली छोड़े हुए हैं, इनको आपने फिल कर लेना है। और अगर आपसे नहीं होते तो नीचे उन्होंने आंसर दिए हुए हैं, तो उनको भी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो और इससे आइडिया ले सकते हो कि इसका आंसर जो है कैसे आता है। तो आई होप कि आपको जो है तीनों लेक्चर समझ आ गए होंगे। 15 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैं इंशाल्लाह बाकी भी जो बहुत जल्द जो है लेक्चर जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और काइंडली फीडबैक लाजमी दिया करें, इससे काफ़ी हौसला अफजाई हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।